हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सास का कड़क जवाब। प्रिंस और प्रियंका जैसे ही एक बड़े 5 स्टार होटल में प्रवेश करते हैं, सामने टेबल पर बैठे हुए बुजुर्ग दंपति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रियंका दनदनाती हुई उनके पास गई और चीखते हुए बोलने लगी, देखो जरा अपने माता पिता को। कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं और इधर होटल में खाना खाने आए हैं। वाह रे वाह, बुढ़ापे में होटल में खाने का शौक चढ़ा है। अभी कर्ज उतारने का टेंशन नहीं है इन लोगों को कि पैसे बचाए और कर्ज उतारे, होटल में खाने आए हैं। बहुत देर से बहू की बातों को सुनते हुए इंदु जी ने ऐसा कड़क जवाब दिया कि उनकी बहू प्रियंका फिर एक शब्द भी बोल न पाई। दरअसल सुरेश जी और उनकी पत्नी इंदु जी एक छोटे से गांव में रहा करते थे और सुरेश जी एक आम नागरिक थे जो कि अपनी खेती से मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। उनका एक बेटा और 3 बेटी थी। बचपन से ही उनका बेटा उनकी आंखों का तारा था। वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। समय के साथ साथ उनके बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी सारी बेटियों के हाथ पीले कर दिए, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी सोच थोड़ी पिछड़ी हुई थी और वो अपने बेटे के भविष्य पर जितना ध्यान देते थे उतना अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचते थे। उन्होंने तो शुरू से ही बस एक बात सोच रखी थी कि बस बेटियां 18 साल की हो जाए तो उनके हाथ पीले करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, और इसलिए उन्होंने शुरू से ही बेटियों की पढ़ाई पर कोई खास गौर नहीं किया। उनकी बेटियां वहीं गांव में घर और खेतों का काम संभाला करती और उसके बाद समय निकालकर थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया करती थी, वरना अपने घर के कामों में ही लगी रहती थी। उनकी जिंदगी लगभग रुकी हुई थी। सभी बहनों में छोटी बहन फिर भी थोड़ी होशियार थी और पढ़ना भी चाहती थी, पर जब उनकी बड़ी बेटी 19 वर्ष की हुई तो उसके साथ ही उन्होंने छोटी बेटी की भी शादी करवा दी, जबकि वह अभी 18 की भी पूरी नहीं हुई थी। उसने तो बहुत मना किया और कहा कि मेरी शादी जबरदस्ती मत करवाओ, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, कानूनी तौर पर इतनी छोटी लड़की की शादी करवाना ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग मेरी शादी मत करवाओ। लेकिन बेटियां कहाँ माँ बाप के आगे जीत पाती है। जब माँ बाप ने रो रो कर गिरा कर उससे कहा तो वह भी मान गई। आखिरकार माँ बाप की इज्जत जो रखनी थी और बेचारी शादी के लिए उसने भी हामी भर दी। सभी बेटियों की तो शादी हो चुकी थी, बचा था तो इकलौता बेटा। अब इधर वे लोग अपने बेटे पर पूरा ध्यान देते, उसकी पढ़ाई लिखाई पर जितना हो पाता उतना खर्च करते। यहाँ तक कि 12वीं के बाद उसे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने शहर भी भेज दिया, जबकि उनके घर की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। खूब मेहनत की, दिन रात काम किया और बेटे को आशीर्वाद देकर शहर पढ़ने के लिए आखिरकार भेज ही दिया। अब समय भला किसी के लिए कहाँ रुकता है। समय के साथ साथ छोटी बहन की जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा भी बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। ईश्वर की कृपा से उसका पति भी ठीक था। उसने अपनी पत्नी का साथ दिया और कहा कि यदि तुम जीवन में कुछ करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और इधर छोटी बहन ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। वह डेली स्कूल नहीं जाती, लेकिन उसके पति उसे पेपर दिलाने तो ले जाया करते थे। बाकी की पढ़ाई वह घर रहकर आसपास के टीचरों की मदद से करती। और इधर सुरेश जी का बेटा, जो कि बड़ा ही बदतमीज और कामचोर किस्म का था, उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं था। उसके माँ बाप तो जबरदस्ती उसकी जिंदगी को धक्का लगा रहे थे, वरना वह तो आगे बढ़ने के लायक ही नहीं था। लेकिन माँ बाप ने तो ठान लिया था कि बेटियों का तो हो गया जो होना था, बाकी उनका उद्देश्य अपने बेटे को आगे बढ़ाना था। वो हमेशा ही अपनी बेटियों को अपने बेटे से कम आंकते थे और फिर उनके बेटे ने उनके साथ जो किया उसकी उम्मीद भी उन्होंने कभी नहीं की थी। इधर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए वो दुनिया भर का कर्ज लिए जा रहे थे, बस यह सोच कर कि एक दिन जब इसकी नौकरी लग जाएगी और यह बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम सारे पैसे लौटा ही देंगे।
इसलिए हमें अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए जो बन पड़े हमें वो करना चाहिए। यही सोचकर अपने बेटे के लिए, उसके भविष्य के लिए अपने ऊपर दुनिया भर का कर्ज करते रहे। कर्ज के पैसे ज़्यादा बढ़ जाने के कारण बेचारे सुरेश जी और इंदु जी दोनों बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर इतना कर्ज जो था। लेकिन फिर भी एक दूसरे को ही समझाते थे कि बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ लेगा और फिर हमें मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोनों अपने बेटों के आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। देखते ही देखते वो समय भी नज़दीक आ गया जब उनका बेटा अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुका था। उनकी बेटी भी अब अच्छी पढ़ाई करके एक बहुत अच्छी नौकरी करने लगी थी। अब वह भी घर के खर्चों में हाथ बटाने लगी थी। इधर उसका भाई, जो कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसने शुरू से कभी पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगाया था। शुरू से ही उसे जिस चीज की जरूरत थी वह चीज उसे दे दी गई, चाहे मुश्किल से हो या आसानी से हो। वह चीज उसके माँ बाप ने जब उसे जरूरत थी तब दिला ही थी, जिसके कारण आज वह इतना लापरवाह हो गया था कि आज वह कुछ नहीं करना चाहता था। वह तो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर होकर रह गया था। लेकिन अब जीवन भर उसके माँ बाप तो उसका खर्चा नहीं चला सकते थे ना, इसलिए उसे खुद भी तो कुछ करना ही था। और फिर अब उसकी शादी की भी उम्र हो चुकी थी, तो उसके माँ बाप यही चाहते थे कि वो जल्द से जल्द कोई नौकरी ढूंढ ले, जिससे कि वो अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करवा दे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, कि उनका बेटा कितना नालायक निकल सकता है। कॉलेज से निकलने के बाद उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाया कि बेटा किसी ढंग की जगह नौकरी ढूंढ ले, जिससे कि घर में तो पैसे आते रहेंगे और तुझे रोजगार भी मिलेगा। और फिर हमने तेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए लोगों से दुनिया भर का कर्जा लिया है। अब अगर तू ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा तो काम कैसे चलेगा? बेटा, हमारे पास तेरे अलावा कोई धन संपत्ति नहीं है। हमने किसी और चीज पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ तेरे भविष्य को बनाने पर ध्यान दिया है। तेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से अच्छी कराने की कोशिश की है हमने। अब तो तू बस जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ ले, फिर हम भी कुछ सोचते हैं, क्योंकि कर्ज निपटाने के बाद तेरी शादी करने के बारे में भी तो सोचना है ना। तब वह अपने माँ बाप की हर बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाता रहा। अब उसने नौकरी भी लगा ली, शहर में नौकरी करने लगा और उसकी नौकरी लगने के बाद उसके माता पिता इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब जल्द से जल्द वो कर्ज उतार दे और अपने बेटे की शादी करवाए। इधर उनके बेटे ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। उसने नौकरी करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन अपने माँ बाप के लिए नहीं, अपने लिए। उसके माँ बाप ने अब तक उसके लिए जो भी किया उसे उस चीज से कोई मतलब नहीं था, और ना ही अपने माँ बाप के कट से कोई मतलब था। वो अपने पैसे जोड़ता रहा। माँ बाप ने भी इसलिए पैसे नहीं मांगे कि शायद यह पैसों को इकट्ठा करके रख रहा है। उन्होंने अपने बेटे से जब बात की तो वह बोला, हाँ मम्मी पापा, मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, आप लोग अपने पैसों से घर का खर्चा चलाइए और मैं अपने पैसों को जोड़कर चलता हूँ, तभी तो हम लोग कर्ज के पैसे जो आपने मेरी पढ़ाई के लिए लिए थे उन्हें दे पाऊंगा ना। और फिर अगर हर महीने के पैसे ऐसे ही छोटी मोटी चीजों में खर्च करेंगे तो कर्ज कैसे चुकेगा? बेटे की बात सुनकर दोनों माँ बाप भी बड़े खुश हो गए कि हमारा बेटा कितना समझदार है, हमारे बिना कुछ कहे ही वह सब कुछ समझ गया। बस माँ बाप जैसे भी करके पैसे कमाते और पैसे से उनके घर के सभी खर्च चलते, यहाँ तक कि बेटे की बाइक के पेट्रोल का खर्चा भी उसके माँ बाप ही उठा रहे थे और बेटे को ऑफिस जाने के लिए बाइक भी दिलवा दी थी, तो उसका खर्चा भी अब और बढ़ गया। दिन प्रतिदिन अब तक लगभग 1 साल बीतने को आया तो सुरेश जी ने अपने बेटे को पास बिठाया और उससे बात की कि बेटा, अब तेरे पास कुछ पैसे तो जमा हो गए होंगे ना, अब तू एक काम कर,
तू अब पैसे लाकर मुझे दे दे, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जदार का बहुत दबाव है। वे लोग आए दिन मुझे धमकाते रहते हैं। ऐसे में अब उनके पैसे देना बहुत जरूरी हो गया है। सारे नहीं तो थोड़े थोड़े ही सही, पर कुछ पैसे तो दे दूंगा, तो कम से कम वे लोग शोर तो नहीं मचाएंगे। इसलिए कल तू पैसे लाकर मुझे दे देना। ठीक है। तब तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन अगले दिन अपने घर वो कुछ और ही लेकर आ गया। वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया और अपने माँ बाप से बोला कि पिताजी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। भाई, हम दोनों ने सिर्फ कोर्ट मैरिज की है, लेकिन बाकी सभी रस्मों रिवाज के साथ मैं इससे शादी करूँगा और आपके आशीर्वाद से ही। फिर इसलिए मैं इसको यहाँ आज आपसे मिलवाने लाया हूँ। सुरेश जी उस लड़की को देखकर एकदम तिलमिला गए और अपने बेटे से गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुझसे कुछ और ही मांगा था और तू तो कुछ और ही ले आया। इसका मैं क्या करूं? बता मुझे कि मैं क्या करूं इसका। तुझे शादी की इतनी जल्दी पड़ी थी कि नौकरी करने गया ही नहीं और इस लड़की को लेकर चला आया। अरे, हमने क्या तेरे बारे में सोचा नहीं था? आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही थी। क्या मैंने तुझसे यह नहीं कहा था कि एक बार सारा कर्ज उतर जाए, उसके बाद हम तेरी शादी ब्याह के बारे में भी सोचेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा लगता है जैसे तेरी उम्र निकल गई थी शादी की, जो तुझे इतनी जल्दी हो रही थी। गुस्से में सुरेश जी कह रहे थे और वो इतना सब कहे ही जा रहे थे तो उनका बेटा बोला, बस पापा, आप मेरी होने वाली पत्नी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। गांव में रहकर आपकी सोच भी इतनी ही छोटी हो गई है। जब देखो तब पैसा पैसा करते रहते हो। अरे, मैंने नौकरी अपने लिए लगाई है या आप लोगों के लिए? अगर कमा कमा कर आप लोगों को देता रहो तो बहुत अच्छा, और अगर मैंने अपने बारे में सोच लिया तो मुझे ताने सुनाने लगे। सचमुच पापा, दुनिया कितनी स्वार्थी है। जब माँ बाप ही अपने बच्चों के बारे में ना सोचे तो किसी और से क्या ही उम्मीद करनी। इस बात को सुनकर सुरेश जी को और गुस्सा आ गया और बोले, क्या कहा तूने? स्वार्थी? अब हम दोनों स्वार्थी हो गए हैं? क्या नहीं किया हमने तेरे लिए? जो हमारे बस में नहीं था वो खुशियाँ भी हमने तुझे खरीद कर दी। चाहे कैसे भी हो, कहीं से भी हो, तूने जो मांगा हमने तुझे ला कर दिया। और आज जब तू इस लायक हो गया कि खुद कमा कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, तब तुझे हम स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं। आज जब हमें तेरे सहारे की जरूरत है, तब तेरे लिए हम स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी हम नहीं बल्कि तू हो गया है, जिसने नौकरी लगते ही केवल अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिसे अपने माँ बाप से, उनके दुख तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो फर्क पड़ता है सिर्फ अपने इच्छाओं से, अपनी मर्जी से। जो तुझे करना है तू वह कर रहा है। हमारे कहने या ना कहने से तुझ पर भला कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। जब थोड़ी देर ऐसे ही बहस होती रही तो इंदु जी ने अपने पति सुरेश जी को समझाया और कहा कि आप थोड़ा सब्र कीजिए। अब जो हो गया सो हो गया, अब इसे बदला नहीं जा सकता। इसने शादी कर ली है तो अब यह लड़की इस घर की बहू हुई। इससे पहले कि पूरे गांव में बात फैले और बदनामी हो, इससे पहले हम खुद ही इनके फेरे डलवा देते हैं, जिससे कम से कम गांव में बदनामी तो नहीं होगी ना। जैसे तैसे उन्होंने सुरेश जी को समझाया और उन्होंने उस लड़की को घर में आने दिया। अभी तक तो सुरेश जी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटे की शादी हो चुकी है, लेकिन अब जब उनकी पत्नी ने समझाया तो उन्होंने पूरे गांव वालों के सामने अपने बेटे और उस लड़की के फेरे डालने के लिए हामी भर दी और उन्होंने अपने बेटे की शादी सबके सामने उस लड़की से करा दी। वो लड़की बहू के रूप में उनके घर आ गई। कुछ दिनों तक तो दोनों ठीक रहे। फिर कुछ दिन बाद उनके बेटे ने अपने पापा से कहा, पिताजी, हम दोनों शहर में ही कमरा लेकर किराए पर रह लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि गांव के माहौल और शहर के माहौल में कितना अंतर होता है। यह शुरू से ही शहर में रही है, गांव में एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसे, तो मैं इसे अपने साथ लेकर शहर में ही रहने के लिए चला जाऊं। हर महीने
यहाँ आकर आपको पैसे दे जाया करूँगा या फिर आपके खाते में पैसे डाल दिया करूँगा। अगले महीने ही मैं इकट्ठे हुए सारे पैसे लेकर यहाँ आ जाऊँगा, तब आप धीरे धीरे अपना कर्जदार का हिसाब कर देना, ठीक है। सुरेश जी सब कुछ समझ भी रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उसे रोक भी तो नहीं सकते थे। अब उनकी हालात बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अपने बेटे के चक्कर में उन्होंने इतना कर्जा ले लिया था कि अब यदि वो इस तरीके से खेती करके पूरे जीवन भी यदि कर्जदार को देते, तब भी वो कर्जा पूरा नहीं चुका पाएंगे। और उन्हें अपना बेटा अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींचता हुआ नजर भी आ रहा था, तो इसके कारण वो और ज़्यादा चिंतित थे कि पता नहीं अब क्या होगा। बेटे को तो अब रोकने का कोई फायदा नहीं है, और इसलिए उसे जाने दिया। अब बेटा और बहू दोनों ही घर से जा चुके थे। सुरेश जी अपनी पत्नी इंदु जी के साथ घर में अकेले रह गए। दोनों एक दूसरे से बातें करके ही अपना मन हल्का कर लिया करते थे। परेशानी तो उन्हें इस बात की थी कि अब आने वाले समय में स्थिति कितनी बुरी हो सकती है, क्योंकि उनके पास एक पैसा तो नहीं था, ऊपर से कर्जा इतना था कि वो चुका भी न सके, और कर्जदार उन्हें आए दिन धमकियां देते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बेचारे सुरेश जी की स्थिति और ज़्यादा दयनीय होती जा रही थी। वे दिन रात कर्ज की चिंता में डूबे ही रहते थे, और इधर उनका बेटा एक बार घर से निकल गया तो दोबारा अपने माँ बाप की सुध लेना भी उसने जरूरी नहीं समझा। जब माँ बाप ने कई बार उसे फ़ोन किया, तब जाकर वह एक दिन आया और अपने पिताजी के हाथ में 10,000 रुपये थमाकर बोला, ये लो पैसे, और इन पैसों से अपने कर्जदार का मुंह बंद करवा देना। उन 10,000 रुपयों को देखकर सुरेश जी का माथा ठनक गया, और वह अपने बेटे से बोले, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इन 10,000 में मैं किस किस का मुंह बंद करूंगा? तेरे स्कूल की पढ़ाई तक तो मैंने खुद ही जैसे तैसे बोझा ढोया, फिर तेरे कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैंने हर साल 50,000 का कर्ज उठाया। तेरे हॉस्टल के खर्चे का सारा पैसा मैंने दूसरों से कर्ज पर मांग कर तुझे दिया था। यहाँ तक कि तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी तेरी बाइक भी मैंने उधारी के पैसों से ही निकलवाई है। इस वक्त मुझ पर कम से कम 2 लाख रुपए का कर्जा है, और तू कह रहा कि 10,000 में मैं कर्जदार का मुंह बंद कर दूं। तुझे शर्म नाम की चीज है? तूने मुझे पिछले 1 साल में यह कहकर शांत रखा था कि पापा मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, आप इकट्ठा करके सारे पैसे कर्जदार को दे देना। क्या 1 साल में तुझसे यह 10,000 रुपये जुड़े हैं? बता कि 1 साल तक तूने क्या क्या उन पैसों का, जो तेरे पास 10,000 ही बचे हैं। जब सुरेश जी गुस्से में चिल्लाने लगे तो उल्टा उनका बेटा उनसे ही तेज आवाज में बोला, आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है? मैं कुछ भी करूं आपको हर चीज से परेशानी है। जब मैंने शादी की तो आपको उससे परेशानी थी, अब जब मैं आपको कर्ज निपटाने के लिए पैसा दे रहा हूं तो आपको इससे भी परेशानी है। अरे अभी 10,000 दिए हैं तो धीरे धीरे करके और भी तो देता रहूंगा, चुका देना कर्जा, कौन सा आफत आ रही है? इस पर सुरेश जी बोले, मैंने जिनसे पैसे लिए हैं ना, वो मेरे कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं है। अब तक मैंने उनसे जितना पैसा लिया था उस पर ब्याज लगाकर वह पैसा इतना बढ़ चुका है कि कम से कम मैं तो उसे चुका नहीं सकता, और पिछले 1 साल में वो और ज़्यादा भी बढ़ गया है। 1 साल से अगर तू थोड़े थोड़े पैसे दे रहा होता तो आज ना तो वह पैसा इतना बढ़ता, और ना ही मुझे आज यह दिन देखना पड़ता। तू तो पढ़ा लिखा है ना, हिसाब किताब लगा कर देख ले। अगर मैं ऐसे हिसाब से पैसे देता रहा तो क्या मैं इस जीवन इस कर्ज को चुका भी पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतने की तो हर साल मेरे पर ब्याज चढ़ जाया करेगी। अब उन दोनों में जरा सी बहस क्या हुई, बेटे नखरे में उन 10,000 रुपयों को उठाकर भी ले गया। बेचारे सुरेश जी वही खड़े के खड़े देखते रह गए। इंदु जी भी अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, पर वह गुस्से में तमतमाता हुआ निकल गया और मुड़कर नहीं देखा। और अब तो उसने अपने माँ बाप का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। वे दोनों बेचारे उन्हें फोन
करते रहते, लेकिन वह था कि फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं लेता। अब तो बेचारे सुरेश जी और उनकी पत्नी इंदु जी की जिंदगी नर्क समान हो रही थी। इधर कर्जदार ने उनका जीना हराम कर रखा था, उधर उनके बेटे ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। उनके पास जमीन जायदाद और के नाम पर थोड़ी सी खेती थी। जब अधिक समझ ना आया तो उन्होंने अपने उस खेत को बेचने के बारे में सोचा, जिससे वो थोड़ा बहुत कर्जा चुका सकें। एक दिन अचानक उनकी छोटी बेटी और दामाद उनके घर आ गए। तक उनकी छोटी बेटी पढ़ाई लिखाई करके एक कॉलेज में पढ़ाने जाने लगी थी और वह खुद भी पढ़ी लिखी थी और आधुनिक दुनिया का सारा ज्ञान भी था। अचानक आई तो उसने अपने माँ पापा की बातों को सुन लिया, लेकिन सुरेश जी और इंदु जी ने जैसे उन्हें देखा तो दोनों चुप हो गए और अपनी परेशानी को भुलाकर अपने दामाद जी का स्वागत किया। दोनों को अंदर बुलाकर बिठाया, चाय नाश्ता करवाया। अब जब वे दोपहर के समय बैठे थे तब छोटी बेटी ने पूछा, पापा अभी आप क्या बात कर रहे थे? कर्ज के बारे में, जमीन को बेचने के बारे में? क्या सचमुच आप जमीन बेचना चाहते हैं? सुरेश जी ने तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब सुरेश जी इधर उधर गए तो इंदु जी की बेटी अपनी माँ से पूछने लगी। तब उन्होंने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। यह सुनकर उनकी बेटी बोली, माँ आपने हर वह चीज समय से पहले भाई को दी, इस वजह से आज भी उनकी नज़र में आपकी कोई कदर नहीं है। ऐसा नालायक इंसान है आपका बेटा, जिसके पीछे आपने इतना सब किया, वो आपको यहाँ छोड़कर अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है। हमें तो कुछ करना होगा, वरना पापा तो टेंशन में घुट घुट कर रह जाएंगे। अब उन्होंने बेटी से बात की उस जमीन का जिसे वह पूरा बेचने का सोच रहे थे। उनकी बेटी ने उन्हें समझाया कि जमीन को कैसे बेचना सही रहेगा। बेटी और दामाद ने साथ दिया और उन्होंने अपनी उस जमीन में से एक प्लॉट बेच दिया। उसमें से उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा कर्जदार को दिया और बाकी पैसा उन्होंने अपनी आय का साधन बनाने में लगा दिया। अब उनकी बेटी और दामाद ने अपने ससुर के लिए शहर में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी और उस दुकान में थोड़े पैसे लगवा दिए और दुकान अच्छी तरह से तैयार होने के बाद अब वे दोनों उस दुकान से ही कमाने लगे थे। अब दोनों बुजुर्ग अपने बेटे पर किसी तरह से आश्रित नहीं रह गए थे। इधर उन्होंने बाकी के बचे हुए खेत पर खेती बाड़ी करवाना शुरू कर दिया, जिससे सालाना कुछ रुपए की मदद हो जाती थी और दो जान को खाने के लिए भला कितना ही चाहिए। दोनों का खर्चा आसानी से चलता रहता। कुछ समय तक तो उनकी दुकान शहर में बहुत ही सामान्य सी चली और कुछ दिनों तक तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दुकान में पैसे लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उनके सारे पैसे लगभग डूब ही गए, लेकिन कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा दृष्टि से उनकी दुकान चल पड़ी और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। दुकान से जो भी पैसे आते वे उन्हें जोड़कर चलते। सुरेश जी ने इंदु जी के साथ एक गांव के ही पढ़े लिखे लड़के को दुकान पर काम पर रखवा दिया और खुद उन्होंने कोई और काम करने के बारे में सोचा। अब उन्होंने अगले 2-4 महीने में ही एक नई दुकान भी तैयार करवा ली। अपना घर बेचकर उन्होंने नई दुकान खोली और उस दुकान में ही उन्होंने किराने का सारा सामान भर लिया। यह दुकान पिछली दुकान से भी दुगनी बड़ी थी और मार्केट के बीचों बीच में थी, इसलिए शुरू में पैसा तो थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा, लेकिन अब वह दुकान जोरों से चल पड़ी। अब तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे थे वे लोग। दुकान से ही उनके घर के सारे खर्चे भी चल रहे थे और बाकी के सभी काम दुकान से ही हो जाया करते थे। इधर बेटा और बहू दोनों शहर में ही रह रहे थे। अब दोनों माँ बाप अपने अपने काम में लगे थे। इंदु जी ने एक दुकान को संभाला और सुरेश जी दूसरी दुकान पर काम संभालते। साथ में मदद करने के लिए उन्होंने 2-3 लड़कों को अपनी अपनी दुकानों पर रख लिया। खुद आराम से बैठकर दुकान का हिसाब किताब देखते। अब तो कुछ महीने में ही उन्होंने अपना और अच्छा हिसाब किताब बना लिया। अपने कर्जदार को एक एक करके उन्होंने उनका कर्जा चुकाना शुरू कर दिया। लगभग 2 से 3 साल के भीतर ही उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया और बस
अब अपनी बेटियों का ही लेन देन किया करते थे। साथ साथ आमदनी बढ़ी और उन्हें शहर में ही अपना घर भी बना लिया। 3 मंजिला घर में 1 फ्लोर पर खुद रहते थे और 2 फ्लोर किराए पर चढ़ा दिया। समय के साथ उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगा। एक दिन दोनों बुजुर्ग दंपति अपने जीवन के सभी दुखों, समस्याओं, कष्टों को दूर हो जाने पर पूजा चढ़ाने मंदिर गए। वापस लौटते समय सुरेश जी अपनी पत्नी इंदु से कहे, चलो आज हम बड़े होटल में खाना खाते हैं, अब तो जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं है। इंदु जी भी हामी भर देती है। दोनों होटल में पहुंचते हैं और अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं। तभी अचानक से उनकी बहू उनके सामने आती है और बिना कुछ पूछे और बिना अपना कोई कर्तव्य निभाए चिल्लाते हुए कहते, ये देखो तुम्हारे माता पिता इतने बड़े होटल में बैठकर खा रहे हैं, देखो बुढ़ापे में इन्हें 5 स्टार होटल में खाने का शौक चढ़ा है। एक तरफ तो बोलते हैं इनके पास पैसे नहीं है, कर्ज चुकाना है, और दूसरी तरफ इतने बड़े होटल में ऐश कर रहे हैं। अभी कर्ज चुकाने का टेंशन नहीं है इनको जो इतना खर्च कर रहे हैं। बहुत देर से इंदु जी अपनी बहू की बात सुन रही थी, फिर खड़ी होकर कहा, तुम कौन होती हो हमसे इस बात का जवाब लेने वाली कि हम इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? हमें कर्ज चुकाने की टेंशन है या नहीं? ये कर्ज हमने अपने लिए नहीं लिया था। तुम जिस पति के पैसे पर ऐश कर रही हो, उस पति को पैसे कमाने लायक बनाने के लिए हमने कर्ज लिया था। अरे हमें क्या पड़ी है कर्ज उतारने की? आखिरकार कर्ज तो तुम्हारे इस स्वार्थी पति के लिए लिया था, तो कर्ज तो इसे चुकाना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुमसे शादी करते ही बस शहर जाकर बस गया, अपने माता पिता को तो अकेला छोड़ दिया उन कर्जदारों के बीच कर्ज चुकाने के लिए। इसे तो अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। और बात रही इस होटल में खाने की, तो यह होटल तेरे बाप का नहीं जो हम यहाँ नहीं आ सकते हैं और नहीं खा सकते हैं। हटो मेरे सामने से, मेरा खाना आ गया है। पूरी भरी हुई होटल में सबके सामने इंदु जी के मुंह से इतनी कड़वी जवाब सुनकर प्रिंस और प्रियंका शर्म से नजर झुकाए हुए होटल से निकल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।